तो कहानी की शुरुआत अमेरिका के प्रिजन कैरांडिरो से होती है, जहां कुछ प्रिजनर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन सभी के बीच लूला नाम का एक कैदी डैगर नाम के दूसरे कैदी को मारने की कोशिश कर रहा है कि तभी वहां पर जेल का कुक इबनी आता है, जो सभी को शांत रहने के लिए कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और उसी वक्त वहां डॉक्टर ड्राजियो वेरेला आ जाते हैं। वो उस वक्त पहली बार उस जगह पर आए थे और उन्हें देखकर इबनी काफी शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि इस प्रिजन की देखरेख वही करता है और इस तरह का माहौल काफी शर्मनाक था। खैर, लूला भी अब गुस्से में पागल था और उसका कहना था कि डैगर ने उसके पिता की जान उसके सामने ली है और आखिर वो उसे कैसे जाने दे। पर तभी डैगर कहता है कि वो यही डिजर्व करता था और उसकी इस तरह की बातों से लूला का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है। अब ये सब देखकर डैगर कहता है कि उसने तो एक औरत को उसके जालिम पति से बचाया था, पर इस बात पर लूला तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तो डैगर उसे एक राज बताता है कि उसके पिता को मारने के लिए उसकी मां ने ही उसे पैसे दिए थे। अब ये सब सुनकर तो लूला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा नहीं था। तो डैगर बोलता है कि इस तरह उसने एक नहीं न जाने कितने लोगों को मारा है। अब उन दोनों की बातें सुनने के बाद इबनी दोनों को पनिशमेंट के तौर पर अंडरगारमेंट में उन्हें बाहर बुलाता है, जिसके बाद वो एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। इसके बाद इबनी उन सभी को किचन की नाइफ वापस करने के लिए कहता है कि अगर 3 गिनने तक किसी ने उसके नाइफ को वापस नहीं दिया तो वो रोज उनमें से एक को मार देगा। इसके बाद 3 गिनते ही नाइफ को उसके सामने सब फेंक देते हैं। इसके बाद डॉक्टर बाकी के जेल को देखने के लिए जाता है। आगे वो उन लोगों से मिलता है जो कि रेप और उस तरह के बड़े बड़े क्राइम के लिए वहां पर आए थे और इस वजह से उन लोगों को एक काले रूम में बंद करके रखा गया था। पर डॉक्टर उन्हें बाहर आकर हवा खाने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी बात उनकी नहीं सुनता। इसके बाद वो सभी जगह को एक्सप्लोर करता है, जहाँ कुछ प्रिजनर्स खाना खा रहे होते हैं और कुछ अपनी जगह की सफाई कर रहे होते हैं। असल में डॉक्टर वहाँ पर HIV के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए आए थे और तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जो कि खून की उल्टियां कर रहा है। उसे देखते ही वो उसे आइसोलेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो TB का पेशेंट था। पर ये सुनते ही सभी कहते हैं कि उसे आइसोलेट करेगा कहाँ, क्योंकि इस जेल में तो इतनी जगह ही नहीं है। खैर, अब डॉक्टर कुछ और प्रिजनर्स को टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, जिनमें थोड़े सिम्टम्स आ रहे थे, जहां सबसे पहले बियर्ड नाम का एक आदमी उनके पास आता है। डॉक्टर उसे पूछता है क्या वो जेल में किसी के साथ इंटीमेट हुआ है, जिस पर वो पहले तो मना करता है, लेकिन जब उसके हाथ पर आए निशान के बारे में पूछता है तो वो उन्हें कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद बहुत से लोग वहां पर आते हैं, जिनमें कुछ खुद बाहर से इस बीमारी को लेकर आए थे और कुछ को जेल के अंदर यह हुआ था। इस तरह से डॉक्टर को बहुत सारे सैंपल लेने पड़ते हैं। इसके बाद रात तक उसका काम खत्म हो जाता है और जब वो जाने लगता है तो वो बहुत से क्रिमिनल के सेल में देखता है, जहाँ कुछ लोग आराम से टेलीविजन देख रहे थे, वहीं कुछ अपना खाना बना रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो वो सभी जेल में नहीं बल्कि अपने घर में हो। खैर, इन सब के बाद डॉक्टर बाहर जाने के लिए वहां के सिक्योरिटी गार्ड को गेट खोलने के लिए कहता है, पर गार्ड उसे देखकर पहले अपने सीनियर ऑफिसर से कंफर्मेशन लेता है। लेकिन तभी अचानक कुछ कैदी डॉक्टर की तरफ आने लगते। उन्हें रात में इस तरह पास आता देख वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो गार्ड वापस आता है और गेट को खोल देता है। जाते वक्त उनमें से एक कैदी डॉक्टर से पूछता है क्या वो कल वापस आएगा, जिसका कोई जवाब दिए बिना डॉक्टर वहां से चले जाते। डॉक्टर सोच रहा था कि क्या वो कल वापस से उस जेल में जाएगा और अगले दिन एक बार फिर से वो जेल के कैदियों को ट्रीट करने के लिए आ ही जाता है। इस बार सबसे पहले इबनी वहां आता है। असल में उसे सांस लेने में कई दिनों से तकलीफ हो रही है, क्योंकि वो सिगरेट पीता है और इस वजह से वो चेकअप के बाद सबसे पहले यही पूछता है उसके पास और कितना समय बाकी है। वो डॉक्टर को अपनी कहानी बताने लगता है। असल में कई सालों पहले इबनी अपने दोस्तों के साथ चोरी किया करता था। तभी एक दिन क्रिसमस पर उन्होंने एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी की और घर आते वक्त उसे लगा कि उसके दोस्त ने उसे कुछ छुपाया है और इसी वजह से वो अपने दोस्त को गोली मार देता है। अब ये सब देखकर इबनी का दूसरा दोस्त हैरान रह जाता है, क्योंकि उन लोगों ने आज तक किसी को भी नहीं मारा था। खैर, अब बचने के लिए वो लोग उस दोस्त की बॉडी को पास के नाले में फेंक देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस इबनी को पकड़ने के लिए आती है और उसका दोस्त भी उनके साथ मिला था। और यहाँ वो इबनी को बताता है कि जिसको इबनी ने मारा है उसके भाई ने उन दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी है और इसकी वजह से आज वो ये सब हो रहा है। अब ये सब सुनकर डॉक्टर पूछता है कि उसके दोस्त का क्या हुआ। वो बताता है कि एक रात उसका दोस्त जेल से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसमें उसने बाहर जाने के लिए एक सुरंग बनाई, लेकिन वो मोटा होने की वजह से उसमें फंस गया और उसकी वहीं मौत हो गई। और इस तरह इबनी की कहानी खत्म हो जाती है। तभी अचानक डॉक्टर का असिस्टेंट उसे खिड़की पर बुलाता है, जहां वो देखती है कि एक बूढ़ा आदमी एक पेपर का रॉकेट बनाकर उड़ा रहा है, पर वो रॉकेट भी उस बिल्डिंग के बाहर नहीं जा पा रहा है। इन सब के बाद वहां लेडी डी नाम की एक ट्रांसजेंडर आती है, जो कि अपना टेस्ट करवाने आई थी। वो बड़ी ही स्टाइल से वहां बैठ जाती है और खुद से बताती है उसने कभी ना कोई ड्रग लिया ना ही कभी इंजेक्शन लिया,
लेकिन तभी डॉक्टर उसे उसके पार्टनर्स के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो तो उसके 2000 से ज्यादा है। और इन सब के बाद वो उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। उसी रात सब सो रहे होते हैं। मजिस्ट्रेट नाम का एक प्रिजनर सीवर में हाथ डाल के कुछ कर रहा था और तभी अचानक एक रात उसके हाथ में कुछ काट लेता है। उसके हाथ में इतनी चोट आती है कि उसकी उंगली टूट जाती है और इस वजह से लूला उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब यहाँ लूला ड्रग के नशे में ऑपरेशन कर रहा था और डॉक्टर वहां आता है तो वो लूला को ऐसे करने से रोकता है, लेकिन तब तक वो ऑपरेशन कर चुका था। जब डॉक्टर उसका हाथ चेक करने के लिए आता है तो उसमें से 2 वेडिंग रिंग दिखती है उसे। वो मजिस्ट्रेट से इसके बारे में पूछता है तो मजिस्ट्रेट उसे बताने लगता है एक बार जब वो एक जगह स्पोर्ट देखने गया तो वहां उसे डालवा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखी जो कि अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर रही थी। तब वो उसके पास गया और उसने डालवा को उसके बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पास आने को कहा। अब ये सुनकर पहले तो डालवा को लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन जब मैजिस्ट्रेट ने उसे शादी करने के लिए पूछा तो वो सोच में पड़ गई। तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ गया जो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब ये सब देखकर मैजिस्ट्रेट अपनी गन निकाल लेता है और ये देखकर वो लड़का वहां से भाग जाता है। इन सब के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं और मजे से जिंदगी जीने लगते हैं। तभी एक दिन जब एक रेस्टोरेंट में डालवा और मैजिस्ट्रेट दोनों डांस कर रहे थे तो मैजिस्ट्रेट की नजर वहां कम कपड़ों में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। वो उसे अगले दिन बीच पर मिलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहां डालवा आ जाती है और उस लड़की को भला बुरा कहने लगती है। अब ये लड़की रोजरीन बेसिकली एक सेक्स वर्कर थी और अब वो जानकर मैजिस्ट्रेट को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद उन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। मैजिस्ट्रेट रोजरीन के साथ एक घर में रहने लगता है और इस तरह उसकी 2 बीवियां बन जाती है। लेकिन तभी वहां पर डालवा आती है और अपने हस्बैंड को रोजरीन के साथ देकर उसका तो दिमाग फट जाता है। वो दोनों की ब्लैंकेट पर पेट्रोल डालकर उन्हें ऐसे ही जला देती है। हालांकि वो दोनों तुरंत ही जाग जाते हैं पर दोनों वहीं पर बुरी तरह लड़ने लगते हैं। रोजरीन कहती है कि उसके पेट में मैजिस्ट्रेट का बच्चा है, जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है और इन तीनों को पकड़ लिया जाता है। उस जगह पर आग लगने के इल्जाम में मैजिस्ट्रेट खुद पर ले लेता है, जिसके लिए उसे 16 साल की सजा होती है और इस तरह वो यहाँ पर आ गया। खैर वहीं दूसरी तरफ जीको नाम का एक दूसरे प्रिजनर को अपने रूम में ड्रग दे रहा होता है और इसके साथ उसका भाई डिसोडा भी था। अब डिसोडा उस वक्त अपनी बहन फ्रांसी का लेटर पढ़ रहा था। तभी अचानक जीको उसे पूछता है क्या फ्रांसी ने उसके बारे में कुछ लिखा है, जो सुनकर डिसोडा कहता है हाँ, उसने पूछा है कि वो कैसा है। पर यह सुनकर जीको कहता है कि वो कुछ भी उसे पूछना चाहती होगी, पर डिसोडा कहता है कि अगर उसे पता होता कि उसे क्या किया है तो वो ये भी ना पूछती। अब ये सब सुनकर जीको काफी गुस्सा होता है और वो गुस्से में खून से मिला हुआ पानी पी लेता है। खैर डॉक्टर और भी दूसरे पेशेंट को देखने के लिए जाते हैं जिनकी हालत काफी खराब थी और उनकी इस हालत का जिम्मेदार उनका खराब रहन सहन था। अब डॉक्टर सभी को देख रहे होते हैं कि तभी एक पेशेंट जिसकी हालत काफी खराब थी वो उनसे बाहर ले जाने के लिए कहता है, पर वो रेप के अंदर सजा काट रहा था, इस वजह से डॉक्टर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अभी अचानक लूला वहां भागते हुए आता है और डॉक्टर को साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि जीको अचानक बेहोश हो गया है। जब डिसोडो और बाकी लोग उसे ला रहे थे तब तक वो होश में आ जाता है। इसके बाद वो डिसोडो अपनी कहानी बताने लगता है। असल में बचपन में एक दिन अचानक जीको की माँ उसे छोड़ के चली गई और तब डिसोडो और उसकी बहन फ्रांसी उसके साथ, जिसके बाद वो लोग उसे अपने घर ले जाते हैं और इस तरह वो तीनों साथ साथ बड़े होते हैं। जब वो तीनों साथ एक लेक में नहा रहे थे तभी अचानक डिसोडो डूबने लगता है कि तभी जीको ने उसकी जान बचा ली और ये सब सुनकर डॉक्टर पूछता है आखिर डिसोडो वहां कैसे आया, जिस पर वो बताता है कि एक रात फ्रांसी रोते हुए घर आई, उसने गेट बंद कर लिया था। ये देखकर जब डिसोडो ने उसे बात किया तो उसने बताया कि 2 लड़कों ने उसे बुरी तरह मारा और उसका रेप भी किया है। अब ये सब सुनकर डिसोडो को काफी गुस्सा आता है। वो उन लड़कों की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करवा देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जीको से मिलने के लिए जाता है और जब वो जीको को सारी बातें बताता है तो जीको पुलिस के पास जाने के लिए गुस्सा करने लगता है, क्योंकि पुलिस कुछ भी नहीं करती। लेकिन आखिर में डिसोडो सेल्फ डिफेंस के लिए उसे गन मांगता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। अब कुछ दिनों बाद जब वो घर वापस आ रहा होता है तो अचानक वो 2 लड़के उसे मिल जाते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं और जब वो फ्रांसी के बारे में बात करते हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गन निकाल कर उन्हें जान से मार देता है। वो दोनों लड़के वहां से भागते हैं पर डिसोडो उनमें से एक का पीछा करता है और कुछ ही देर में उसे मार देता है और इस तरह उस लड़के को मारने की वजह से वो यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद वो रुआसी आवाज में डॉक्टर को बताता है जब वो बाहर निकलेगा तब उसकी उम्र 48 साल की हो जाएगी और इन सब की वजह से उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटेगी। इसके बाद वो जीको के ऊपर ड्रग लेने के लिए भी काफी गुस्सा करता है
आगे डॉक्टर मीरो से मिलने जाता है जिसे टीबी हो गया। उसका दोस्त एंटोनियो हर वक्त उसके साथ ही रहता है। अब डॉक्टर उन दोनों से बात कर रहा होता है, वो उन लोगों से भी उसकी स्टोरी पूछता है, जिस पर एंटोनियो बताता है कि वो और मीरो एक समय साथ में चोरियां करते थे और वो अपना प्लान बड़ा सोच समझ कर बनाते थे और इस वजह से वो कभी पकड़ी नहीं गए। इस वजह से उनके पास बहुत सा पैसा था। लेकिन तभी एक दिन एंटोनियो मीरो को बताता है कि उसकी वाइफ एक पुलिस वाले के साथ मिलकर उसे धोखा दे रही है। पर यह बात मीरो को सहन नहीं होती। वो अपनी पत्नी को लेकर एंटोनियो और उसकी वाइफ से मिलने के लिए जाता है। यहाँ मीरो की पत्नी एंटोनियो को काफी बुरा भला कहती है और अपने हस्बैंड को वहां से ले जाती है। मीरो से भरोसा करने के लिए कहता है, पर मीरो अपनी पत्नी की बात को ही सच मानने लगता है, जिसके बाद मीरो और एंटोनियो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और इन सब के बाद एक रात मीरो की वाइफ उससे कहती है कि उन्हें अपने बच्चे को अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए किसी नए शहर जाना चाहिए और इस तरह वहां जाने से पहले मीरो अपनी सारी कमाई बैंक से निकाल लेता है। पर तभी अचानक वहां पुलिस आ जाती है और वो वही पुलिस वाला था जिसके साथ एंटोनियो ने उसकी वाइफ का अफेयर बताया था। जब वो ऑफिसर उसकी वाइफ को अपने अफेयर के बारे में मीरो को बताता है, उसी पल मीरो उसे मार देता है और इसके बाद बाहर आकर वो अपनी पत्नी को भी मार देता है और उस तरह से वो जेल में आ गया। वही मीरो के बिना चोरी करते समय एंटोनियो से गलती हो जाती है और वो भी पकड़ा जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर से पूछता है क्या छोटे बच्चों को कुछ याद रहता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि नहीं। ऐसा मीरो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जब उसने अपनी वाइफ को मारा था तब उस कार में उसका बच्चा भी था और इस तरह उस वक्त मीरो दम तोड़ देता है। इन सब के बाद उस प्रिजन में बीमारियों से भागने के लिए डॉक्टर पूरे प्रिजन में अच्छे से सफाई करवाते हैं। वो वहाँ एक डांसर को बुलाते हैं, सभी प्रिजनर्स को बुलाकर उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना सिखाते हैं क्योंकि HIV का मेन कारण ही फिजिकल इंटीमेसी है। खैर इस तरह से बहुत से कैदी अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देने लगते हैं और इस तरह एक दिन विजिटर डे आता है और एक दिन कैदियों से मिलने वाले लोग उनके साथ कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा सकते हैं। अब उस दिन फ्रांसी अपने दोस्तों के साथ डिसोडो से मिलने के लिए आती है। तभी जीको भी फ्रांसी से मिलने के लिए आता है। यहाँ फ्रांसी जीको को देखकर काफी खुश होती है, लेकिन तभी डिसोडो कुछ बुरा भला कहता है जो सुनकर जीको वहां से चला जाता है। इसके बाद फ्रांसी उसे मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे पूछता है आखिर उसके साथ वो किसने किया। वहीं दूसरी तरफ मजिस्ट्रो की वाइफ डालवा उससे मिलने के लिए आती है, जिसके साथ वो इंटीमेट हो रहा था कि तभी वहां रोजरीन भी आ जाती है। वो दोनों ही लेडीज उस वक्त अपने बच्चों के साथ वहां पर आई थी। जैसे ही वो एक दूसरे को देखती है बुरी तरह से गुस्सा होने लगती है और सभी ये नजारा देख रहे थे। मजिस्ट्रेट बड़ी ही मुश्किल से उन दोनों को शांत कराता है और वो उन्हें आपस में सुलह करने के लिए कहता है, पर डालवा और रोजरीन उसे उन दोनों में से एक को चुनने को कहती है, जिसके लिए वो सुनकर मजिस्ट्रेट का दिल टूट जाता है और वो वहीं दुखी होने लगता है। वहीं इबोनी की वाइफ भी, उसका बेटा भी उससे मिलने के लिए आए थे और वो सभी काफी खुश थे। वहीं एंटोनियो की वाइफ उसके ऊपर शक करने के लिए माफी मांगती है, जिसके बाद वो एक फैमिली की तरह अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इन सब के कुछ ही देर में टाइम खत्म हो जाता और सभी विजिटर अपने घर वापस जाने लगते हैं। अब जाते वक्त फ्रांसी की फ्रेंड जो डिसीडो से मिलने आई थी वो उसे नेक्स्ट टाइम आने के लिए पूछती है, पर डिसीडो उस वक्त उससे कहता है कि उसे बाहर आने में अभी बहुत समय है, इस वजह से वहां से चली जा। रात में डैगर एक दूसरे कैदी के सेल में जाता है, जहां सुबह एक आदमी की लाश मिलती है। असल में ये वो आदमी था जो कई दिनों से डैगर की इंसल्ट कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ लेडी डी और उसके लवर की HIV रिपोर्ट आ चुकी है और अब वो दोनों बड़ी ही एक्साइटमेंट से उसे खोलते हैं। रिपोर्ट देखते ही दोनों खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। पर तभी अचानक लेडी डी का लवर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे कुछ दिनों बाद आजादी मिलने वाली है और जब वो ये बात अपनी लवर को बताता है तो वो खुश हो जाती है। और इसके बाद एक दिन जीको को अचानक से बैठे बैठे ऐसा लगता है कि कोई उसे मारने आ रहा है। इस वजह से वो चाकू इधर उधर घुमाने लगता है। तभी डिसीडो आकर उसे रोक लेता है। असल में ये सब उन ड्रग का कमाल था। खैर इस तरह से एक रात जीको एक आदमी को गर्म पानी से जलाकर मार देता है। इस वजह से मजिस्ट्रेट जीको को बहुत लोगों से मरवा देता है। वहीं दूसरी तरफ लेडी डी और उसका लवर सभी लोगों के सामने शादी कर लेते हैं और वहां उसका लवर ये प्रॉमिस करता है कि वो बाहर जाकर उसके बाहर निकलने का इंतजार करेगा ताकि वो उसके साथ एक फैमिली बना सके। वही मजिस्ट्रेट इजी नाम के एक कैदी के पास जाता है जो कि जीको की तरह ड्रग लेता है और इसी वजह से उसका भी दिमाग ठीक काम नहीं करता। इसीलिए वो इजी को जीको को मारने के इल्जाम अपने सर लेने के लिए कहता है, जिस पर वो मान जाता है और इस तरह से अगले दिन वो सभी के सामने आता है और चाकू फेंक कर चला जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि उसी ने जीको को मारा है। इन सब के बाद वो एक रात जीको डैगर के रूम में आता है और यहाँ वो डिसीडो को अपने साथ लेकर आया था। वो अपना सारा खून उसके ऊपर लगाकर गायब हो जाता है और तभी अचानक डैगर की नींद खुल जाती है और वो जाग जाता है। उस दिन के बाद से वो खोया खोया सब तरफ घूमता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसकी वजह से वो डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है। वो पहले तो कुछ नहीं कह पाता, फिर डॉक्टर को अपनी कंडीशन बताता है।
उसकी बात सुनकर वो उसे कहता है कि उसने जितने लोगों को मारा है अब उसका गिल्ट उसके ऊपर आ रहा है। इसके बाद डैगर उससे पूछता है क्या इसका कोई इलाज है। डॉक्टर ये कहकर चला जाता है कि अगर इसका कुछ इलाज होता तो शायद सभी को चाहिए होता। ये सुनकर डैगर पागलों की तरह जेल में घूमने लगता और एक दिन तो वो जीसस की शरण में पहुंच जाता है, जहां वो जीसस के सामने अपना सर झुकाता है और धार्मिक लोगों में शामिल हो जाता है। इन सब के कुछ समय बाद जेल में एक फुटबॉल गेम होता है जिसमें बहुत से प्लेयर खेल रहे थे। इसी बीच बियर्ड और दूसरे ग्रुप एक आदमी से बहस हो जाती है और धीरे धीरे करके ये बात इतनी बड़ी हो जाती है कि जेल में दो ग्रुप के बीच एक जंग होने लगती है। सभी अपने छुपाए हुए हथियार निकाल लेते हैं और सभी मिलकर पानी की पाइप को तोड़ देते हैं। इस बीच उनमें से एक आदमी वहां आग लगा देता है और वो क्रिमिनल पागलों की तरह सामान नीचे फेंकने लगता है। आग को देखते ये सभी गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और वहां बहुत से ऑफिसर को भेजा जाता है और उनमें से कुछ लोग उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहते। वो एक रूम में जाकर छुप जाते हैं और टेलीविजन देखने लगते हैं। कुछ देर बाद वहां जेलर आता और सभी को अपने हथियार फेंक देने के लिए कहता है। अब यहाँ जेलर की बात मानकर वो लोग हथियार फेंक देते हैं क्योंकि उन सब की बस एक ही डिमांड थी और वो था रहने के लिए अच्छी व्यवस्था। पर तभी एक आदमी उस पर टॉयलेट सीट फेंक देता है। इसके बाद सारी पुलिस बटालियन अंदर आ जाती है। वो लोग सभी सामने दिख रहे कैदियों को मारने लगते हैं और कोई भी कैदी मरना नहीं चाहता। इस वजह से वो लोग अपने सेल में जाकर छुपने की कोशिश करते हैं। इसके बाद भी वो पुलिस ऑफिसर सभी को भून देते हैं और जिन लोगों की उस दिन किस्मत बहुत ही अच्छी थी सिर्फ वही जिंदा बचे, बाकी सब के सब मारे गए। और उस दिन उस जेल में 111 कैदी मरे और सब खत्म होने के बाद बचे हुए कैदियों को बिना कपड़ों के अगली सुबह तक बाहर बैठाया गया, जिसके कुछ समय बाद बचे हुए कैदियों को भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया और कैरेंडीरो के जेल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कैरेंडीरो के जेल में कोई भी पुलिस वाला नहीं मरा, मरे तो सिर्फ कैदी, और वो सिर्फ इसलिए लड़ाई कर रहे थे ताकि उन्हें अच्छी जगह मिल सके। और इस लड़ाई में उनमें से ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उस दिन से जेल में किसने कैदियों को मारा इस बात का कोई सबूत नहीं है। पर क्या ये सही था? क्या गुनहगारों को सच में अपनी कोई बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या सभी कैदी एक जैसे होते हैं? ये बात सोचने वाली है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।